कोविड-19 महामारी आई और उसके साथ ही एक फंड भी आया, पीएम केयर्स फंड। हम सबने उसके बारे में सुना है, शायद कुछ लोगों ने दान भी दिया हो। बिल्कुल, और इसमें देखते ही देखते हजारों करोड़ों रुपए जमा हो गए। हाँ, लेकिन ये फंड असल में है क्या? मतलब कोई सरकारी संस्था है या कोई प्राइवेट ट्रस्ट? और सबसे बड़ा सवाल जो मेरे मन में आता है वो ये कि जब हमारे पास पहले से ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी पीएमएनआरएफ था, जो 1948 से काम कर रहा है, वहीं तो फिर एक बिल्कुल नए फंड की जरूरत क्यों आन पड़ी? आज हम इसी की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो एक पूरी कहानी बताते हैं। देखिए, सरकारी ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, प्रेस रिलीजेस हैं, अच्छा, यूपीएससी की तैयारी के नोट्स भी हैं जो तथ्यों को मतलब साफ साफ रखते हैं, और साथ ही कुछ बहुत ही आलोचनात्मक विश्लेषण भी हैं जो गंभीर सवाल उठाते हैं। तो हमारा मकसद इन सभी को मिलाकर एक पूरी तस्वीर तैयार करना है। इसकी बनावट कैसी है, पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, और इस पर इतने विवाद क्यों हुए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसी बुनियादी सवाल को समझते हैं। एक तरफ है 70 साल से ज्यादा पुराना आजमाया हुआ पीएमएनआरएफ और दूसरी तरफ 2020 में बना पीएम केयर्स। हमारे स्रोत इन दोनों में मुख्य फर्क क्या बताते हैं? ये सिर्फ दो फंड्स का फर्क नहीं है, ये असल में कह सकते हैं शासन के दो अलग अलग मॉडलों का फर्क है। पीएमएनआरएफ यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान से आए विस्थापितों की मदद के लिए शुरू किया था, है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन समय के साथ इसका दायरा बढ़ता गया। बाढ़, भूकंप, तूफान जैसी हर तरह की आपदा, यहाँ तक कि गंभीर बीमारियों की इलाज के लिए भी इससे मदद दी जाती है। और इसकी बनावट में सरकार के बाहर के लोग भी शामिल थे। सही कहा, प्रधानमंत्री अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन इसमें टाटा ट्रस्ट्स और फिकी जैसे उद्योग जगत के प्रतिनिधि और कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल रहे हैं। तो ये थोड़ा फैला हुआ मॉडल था। तो फिर पीएम केयर्स का मॉडल इससे अलग कैसे है? पीएम केयर्स का मॉडल बहुत ही केंद्रीय है, मतलब पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में। 27 मार्च 2020 को इसे खास तौर पर कोविड-19 जैसी महामारियों से लड़ने के लिए बनाया गया था। अच्छा, तो इसका उद्देश्य बहुत स्पेसिफिक था। हाँ, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और इसके पदेन ट्रस्टी भी सरकार के 3 सबसे बड़े मंत्री हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री। तो फैसले लेने वाली कोर टीम पूरी तरह से सरकार के अंदर की है। बिल्कुल, हाँ, प्रधानमंत्री ने बाद में कुछ प्रतिष्ठित लोगों को ट्रस्टी और सलाहकार के तौर पर नामित जरूर किया, जैसे रिटायर्ड जस्टिस केटी थॉमस, सुधा मूर्ति और पूर्व सीएजी राजीव महर्षि। ये बनावट का फर्क तो साफ है, लेकिन असली कहानी तो पैसे के लेन देन की है। दान के नियमों में भी बड़ा अंतर था, है ना? बिल्कुल, और यहीं पर एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। पीएमएनआरएफ में आप कम से कम 100 रुपए दान कर सकते हैं, लेकिन वो पीएसयूज यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से उनके बजट का पैसा नहीं लेता था। सरकारी कंपनियों से मतलब? हाँ, वहीं पीएम केयर्स में 5 रुपए का छोटा सा दान भी दिया जा सकता था। और सबसे बड़ी बात, इसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर के तहत दान लेने की इजाजत थी। अच्छा, ये सीएसआर वाला पॉइंट बहुत बड़ा है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो पैसा कंपनियों को कानूनन समाज के दूसरे कामों पर खर्च करना था, जैसे शिक्षा या पर्यावरण पर, हाँ, वही पैसा अब इस एक फंड में जाने लगा? क्या स्रोतों में इसके असर पर कोई बात है? हाँ, ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि पीएम केयर्स में इतनी तेजी से पैसा आया। सरकार ने साफ किया कि पीएम केयर्स में दिया गया दान सीएसआर माना जाएगा। तो आलोचकों का क्या कहना था इस पर? आलोचकों का यही कहना था कि इससे कॉर्पोरेट जगत का पैसा एक ही जगह केंद्रित हो गया, जो शायद पहले कई अलग अलग एनजीओज और सामाजिक परियोजनाओं में जाता। ये तो हुए फर्क, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जो दोनों में एक जैसी हैं और शायद ज्यादा चौंकाने वाली हैं। हाँ, और ये समानताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली, दोनों ही फंड से पैसा खर्च करने के लिए संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। मतलब प्रधानमंत्री और ट्रस्टी फैसला कर सकते हैं। हाँ, दूसरी, दोनों में दिए गए दान पर इनकम टैक्स की धारा ईटीजी के तहत 100% की छूट मिलती है। और सबसे दिलचस्प बात, दोनों को ऑडिट सीएजी यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नहीं करते। एक मिनट, सीएजी ऑडिट नहीं करता? ये तो सरकारी ऑडिटर हैं जिनका काम ही सरकारी खातों की जांच करना है। तो फिर इनका ऑडिट कौन करता है? इनके लिए एक स्वतंत्र यानी प्राइवेट ऑडिटर रखा गया है, MS सार्क एसोसिएट्स। अच्छा। और एक और बात, दोनों ही विदेश से भी पैसा ले सकते हैं और उन्हें FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के कड़े नियमों से छूट मिली हुई है। तो कुल मिलाकर ये ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर्ड है और पूरी तरह से लोगों के दिए दान पर चलते हैं। हाँ, इन्हें सरकारी बजट से कोई पैसा नहीं मिलता। वाह, तो बनावट में ये एक पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण वाला फंड लगता है, लेकिन जब जवाबदेही की बात आती है जैसे कि CAG ऑडिट या RTI, तो इसे एक प्राइवेट ट्रस्ट की तरह देखा जाता है।
खैर, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, पैसा। आखिर कितना पैसा आया इस फंड में? आंकड़े वाकई बहुत बड़े हैं। हमारे स्रोतों में जो ऑडिटेड स्टेटमेंट हैं उनके मुताबिक देखिए, महामारी के पहले साल यानी 2020-21 में फंड में करीब 11,000 करोड़ रुपए जमा हो गए थे। 11,000 करोड़ सिर्फ एक साल में? हाँ, 10,990 करोड़ रुपए। ये एक जबरदस्त शुरुआत थी। अगले साल 2021-22 में भी लगभग 9,131 करोड़ रुपए आए। यानी सिर्फ 2 सालों में 20,000 करोड़ रुपए। ये तो एक बहुत बड़ी रकम है। मेरे दिमाग में पहला सवाल यही आता है कि ये पैसा गया कहाँ? क्या हमारे स्रोत इस पैसे के सफर को ट्रैक कर पाते हैं? हाँ, सरकारी दस्तावेज और प्रेस रिलीज बताते हैं कि पैसा कहाँ खर्च हुआ। एक बहुत बड़ा हिस्सा लगभग 8,352 करोड़ रुपए वेंटिलेटर्स की खरीद पर खर्च हुआ। वेंटिलेटर्स पर? हाँ, इसके अलावा 2020-21 में जब लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों का संकट खड़ा हुआ तो उनके कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए गए। और महामारी की दूसरी लहर, उस दौरान ऑक्सीजन की कमी एक भयानक सपना बन गई थी। क्या फंड ने उस मोर्चे पर कोई मदद की? बिल्कुल, ऑक्सीजन सप्लाई पर काफी जोर दिया गया। जनवरी 2021 में देश के 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 162 PSA मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने के लिए 201.58 करोड़ रुपए दिए गए। ये वो प्लांट्स हैं जो सीधे हवा से ऑक्सीजन बनाते हैं? हाँ, सीधे हवा से मेडिकल ऑक्सीजन बनाकर अस्पतालों को सप्लाई करते हैं, जिससे सिलेंडरों पर निर्भरता कम हो जाती है। ये तो बहुत जरूरी था। और इसके अलावा लगभग 1 लाख ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदने के लिए भी 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए और बिहार और दिल्ली में खास कोविड अस्पताल भी बनाए गए। एक और योजना की काफी चर्चा हुई थी, PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन। हमारे स्रोतों में इसके बारे में क्या जानकारी है? यह एक ऐसा पहलू है जहां आलोचक भी मानते हैं कि फंड ने एक बहुत जरूरी सामाजिक जरूरत को पूरा किया। किन बच्चों के लिए थी ये योजना? यह योजना उन बच्चों के लिए थी जिन्होंने कोविड-19 में अपने माता पिता दोनों को खो दिया था। इसका मकसद सिर्फ तुरंत मदद देना नहीं, बल्कि उनके भविष्य को सुरक्षित करना था। तो इसमें किस तरह की मदद शामिल थी? इसके तहत हर बच्चे के नाम पर एक फंड बनाया जाता है ताकि जब वो 18 साल का हो तो उसे 10 लाख रुपए मिल सके। अच्छा। 18 साल से 23 साल की उम्र तक उसे हर महीने एक वजीफा यानी स्टाइपेंड मिलता है और 23 साल की उम्र में पूरी बची हुई रकम उसे दे दी जाती है। और पढ़ाई लिखाई का? हाँ, उनकी पढ़ाई लिखाई और आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी इसमें शामिल है। स्रोतों के मुताबिक लगभग 9,000 आवेदन आए थे, जिनमें से 4,345 बच्चों को इस योजना के लिए चुना गया। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। एक जरूरत थी, फंड बना, पैसा आया, वेंटिलेटर खरीदे गए, ऑक्सीजन प्लांट लगे और अनाथ हुए बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया गया। हाँ, ऊपर से देखने पर तो यही लगता है। लेकिन हमारे कुछ स्रोत एक दूसरी ही कहानी बताते हैं जो सवालों और विवादों से भरी है। चलिए पारदर्शिता के मुद्दे से शुरू करते हैं। पारदर्शिता का सवाल ही इस फंड से जुड़ा सबसे बड़ा विवाद है और इसकी जड़ में है सूचना का अधिकार कानून यानी RTI। अच्छा, RTI वाला मामला। हाँ, जब लोगों ने RTI के जरिए PM केयर्स के बारे में जानकारी मांगी तो प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO ने कहा कि ये फंड RTI एक्ट के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। पब्लिक अथॉरिटी नहीं है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा है, सरकारी मंत्री ट्रस्टी हैं, सरकारी वेबसाइट पर इसका प्रचार हो रहा है, फिर ये पब्लिक क्यों नहीं है? RTI कार्यकर्ताओं का भी यही तर्क है। वो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की एक अंदरूनी नोटिंग का हवाला देते हैं जिसमें साफ लिखा था कि ये फंड केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। तो इस आधार पर तो इसे RTI के दायरे में आना ही चाहिए। उनका तो यही कहना है। इसी से जुड़ा दूसरा मुद्दा जानकारी के अभाव का है। एक स्रोत PMNRS से तुलना करता है जिसकी वेबसाइट पर आपको दान और खर्च का काफी ब्यौरा मिल जाता है। और PM केयर्स की वेबसाइट पर? वहीं PM केयर्स की वेबसाइट पर शुरुआती 5 दिनों में जो लगभग 3,076 करोड़ रुपए जमा हुए थे, वो आंकड़ा महीनों तक अपडेट ही नहीं हुआ। दान को स्वैच्छिक कहा गया था, लेकिन क्या ये हमेशा स्वैच्छिक था? एक स्रोत इस पर भी सवाल उठाता है। हाँ, एक स्रोत इसे स्वैच्छिक लेकिन अनिवार्य कहता है। उनका कहना है कि फंड में एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह से और सरकारी कंपनियों जैसे LIC और SBI से आया। अच्छा। स्रोत वित्त मंत्रालय जैसे विभागों के उन सर्कुलर का जिक्र करता है जिनमें कर्मचारियों से कहा गया कि अगर वे अपनी सैलरी से दान नहीं देना चाहते तो उन्हें 3 दिन के अंदर बताना होगा। सिर्फ 3 दिन का समय, इससे तो एक तरह का दबाव बना होगा। हाँ, दबाव की एक धारणा बनी,
कुछ लोगों ने ये भी बताया कि उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप पर दान देने के लिए रिमाइंडर भेजे जा रहे थे। और वेंटिलेटर्स की खरीद पर भी काफी उंगलियां उठी थीं। एक स्रोत इस विवाद के बारे में काफी विस्तार से बताता है। जी, ये एक गंभीर मामला है। एक स्रोत बताता है कि 50,000 वेंटिलेटर्स के लिए 2,000 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन जिन 2 कंपनियों को बड़े ऑर्डर मिले, उनमें से एक ज्योति सीएनसी, हाँ, वो स्वास्थ्य मंत्रालय की तकनीकी समिति के क्लिनिकल मूल्यांकन में कथित तौर पर फेल हो गई थी। फेल हो गई थी? फिर भी ऑर्डर मिला। ये तो बहुत गंभीर आरोप है। स्रोत आगे अहमदाबाद मिरर की एक रिपोर्ट का हवाला देता है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि गुजरात में इन मशीनों को नकली वेंटिलेटर कहा गया और उनका ट्रायल सिर्फ एक मरीज पर किया गया था। सिर्फ एक मरीज पर? हाँ, ये भी बताया गया कि ये मशीनें इतनी असरदार नहीं थीं कि अहमदाबाद के मुख्य सिविल अस्पताल को और वेंटिलेटर्स की मांग करनी पड़ी, जबकि उनके पास ऐसे 230 वेंटिलेटर पहले से पड़े थे। और कहीं से भी ऐसी शिकायतें आई? हाँ, यहाँ तक कि पुडुचेरी सरकार ने तो इन वेंटिलेटर्स का ऑर्डर ही रद्द कर दिया था। क्या इस स्रोत में कोई और कनेक्शन भी बताया गया है? हाँ, स्रोत इस बात पर भी ध्यान खींचता है कि जिस कंपनी को यह ऑर्डर मिला, उसके एक हितधारक वही व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को एक मोनोग्राम वाला सूट तोहफे में दिया था। अच्छा। हमें यहाँ ये साफ करना होगा कि ये सभी आरोप और जानकारी हमारे एक खास आलोचनात्मक स्रोत से हैं, और हम बस वही बता रहे हैं जो उसमें लिखा गया है। तो इन सब का मतलब क्या निकालें? एक तरफ एक ऐसा फंड है जिसने मुश्किल समय में देश की मदद के लिए हजारों करोड़ रुपए जुटाए, बच्चों के लिए योजनाएं बनाई, ऑक्सीजन पहुंचाई, और दूसरी तरफ इसकी बनावट, पारदर्शिता और खर्चों पर इतने गहरे सवाल हैं। अगर हम इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखें तो 3 बड़ी बातें समझ में आती हैं। पहली, पीएम केयर्स एक नया मॉडल है। ये पीएम एनआरएफ की तुलना में ज्यादा केंद्रीकृत, ज्यादा लचीला और तेजी से काम करने के लिए डिजाइन किया गया लगता है, खासकर सीएसआर फंड लेने की क्षमता के साथ। बिल्कुल। दूसरी, पारदर्शिता पर एक बुनियादी बहस छिड़ गई है। सरकार इसे एक निजी चैरिटेबल ट्रस्ट मानती है, जिस पर आरटीआई जैसे कानून लागू नहीं होते। वहीं आलोचक कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री का पद और नाम इस्तेमाल हो रहा है तो ये एक पब्लिक फंड है और इसकी पूरी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। यही मुख्य विवाद है। तो ये एक तरह से प्रभाव बनाम जवाबदेही का मामला बन जाता है। दूसरी तरफ सार्वजनिक जवाबदेही का सिद्धांत है। जो सवाल उठाए गए हैं वो याद दिलाते हैं कि जब जनता का पैसा और भरोसा दांव पर हो तो पारदर्शिता कितनी जरूरी है। हाँ, यहाँ असली सवाल ये है कि किसी आपात स्थिति में तेजी से काम करने की जरूरत और पारदर्शी प्रक्रियाओं को बनाए रखने की अनिवार्यता के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। तो आज हमने पीएम केयर्स फंड की दोहरी तस्वीर देखी। एक तरफ आधिकारिक आंकड़े, घोषित उद्देश्य और पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन जैसी अच्छी योजनाएं, और दूसरी तरफ पारदर्शिता, दान की प्रकृति और खर्च को लेकर उठाए गए गंभीर सवाल। हमारे स्रोत एक बहुत ही उलझी हुई तस्वीर पेश करते हैं। ये कहानी सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कितना पैसा आया या कितना खर्च हुआ। ये इस बारे में भी है कि 21वीं सदी में एक पब्लिक फंड की परिभाषा क्या होती है और उसकी जवाबदेही आखिर किसके प्रति होनी चाहिए, सरकार के प्रति, कानून के प्रति या सीधे जनता के प्रति। से आज जिन स्रोतों पर हमने चर्चा की वे बार बार पीएम केयर्स की तुलना पुराने पीएमएनआरएफ से करते हैं। ये एक बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। जब महामारी जैसी कोई बिल्कुल नई तरह की आपदा सामने आती है तो क्या हमें अपने पुराने स्थापित संस्थानों को ही उसके हिसाब से ढालना चाहिए या फिर बिल्कुल नए संस्थान बनाने चाहिए, और नए सिरे से शुरुआत करने के क्या फायदे हो सकते हैं और इसमें क्या छिपे हुए खतरे हो सकते हैं, ये सोचने वाली बात है।